नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए 3 आरोपियों अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए एक अन्य आरोपी A3 की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल और हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 सामान्य इरादे के आधार पर A3 को दोषी ठहराया। वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके साथ पारिवारिक संबंध थे। अन्य आरोपी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि A3 को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने का न तो मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के तहत यांत्रिक रूप से केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आरोपी 1 से 4 और मृतक एक ही गांव से आते हैं। इसके अलावा आरोपी व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। अभियोजन पक्ष के रुख के अनुसार मृतक की बहन और A4 की पत्नी राजनीतिक आकांक्षी थी। उन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। चुनाव में मृतक की बहन सफल हो गई और A4 की पत्नी हार गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों समूहों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। यही अंततः मृतक की हत्या का कारण बना। शुरुआत में न्यायालय ने के विरुद्ध सबूतों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र के अनुसार A3 ने मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया था। हालांकि कोई और विवरण नहीं दिया गया है, कोर्ट ने कहा। अदालत ने यह भी कहा कि जबकि अन्य आरोपियों ने मृतक पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था, A3 ने कभी कुल्हाड़ी नहीं ली। जिन संचयी परिस्थितियों में A3 को अपराध में भाग लेते देखा गया था, वे स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि 2 स्पष्ट कारणों से मृतक की हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले, जबकि अन्य सभी आरोपियों ने शुरुआत में द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी ली थी और इस हथियार से हमले में योगदान दिया था, A3 ने किसी भी समय कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरे, A3 के हाथ में केवल एक पत्थर था और वास्तव में कुछ गवाहों ने कहा कि अगर वे हस्तक्षेप करने और हमले को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसने केवल धमकी दी थी। अदालत ने समझाया। इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने माना कि A3 का हत्या करने का कोई साझा इरादा नहीं था। हालांकि हमले में की भागीदारी पर विचार करते हुए अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस पर तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि A3 को पता होना चाहिए था कि मृतक के सिर पर पत्थर मारने से मौत होने की संभावना है। इस प्रकार, जबकि अदालत ने IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा और उनकी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया, लेकिन A3 को बरी कर दिया। अदालत ने आदेश दिया, हम A3 को धारा 302 के तहत धारा 34 के साथ पढ़ी गई दोषसिद्धि और सजा से बरी करते हैं और उसे धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराते हैं और उसे 10 साल के कारावास की सजा देते हैं। केस का शीर्षक वेलथेपु श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अब तेलंगाना राज्य, डायरी संख्या 18111/2022। दयानंद महाविद्यालय में चित्रकला विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रंग मल्हार के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ चित्रकार प्रोफेसर अभिनव रैना रहे। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा आगमन हेतु इंद्र भगवान से प्रार्थना करना है ताकि इस वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश का आशीर्वाद दें। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना प्रोफेसर विद्यासागर उपाध्याय द्वारा की गई है। चित्रकला विभाग की प्रमुख डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने बताया कि हर बार अलग अलग थीम पर चित्रण कर कलाकार इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। इस बार की थीम एप्रोन रही है। सभी कलाकारों एवं कला प्रेमियों एवं कला विद्यार्थियों ने एप्रोन पर रंगों से सुंदर कृतियां बनाकर अच्छी वर्षा की कामना की। राजस्थान यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, DBN, सोफिया पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अजमेर की कई संस्थाओं से विद्यार्थी आए और अपना कला कौशल दिखाया।
सभी विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों के माध्यम से एप्रोन पर अपने मन के भाव के द्वारा चित्रकृतियां उकेरकर इंद्र देवता से अच्छी वर्षा की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुकेश कुमावत, अलका शर्मा, अदिति दाधीच, कविता गुप्ता, पुष्पा शर्मा, डॉक्टर मंजू परिहार, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर श्वेता शर्मा, दीपा हरवानी, आशा मसीह सहित दयानंद महाविद्यालय के सभी प्रोफेसरगण उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए जस्टिस अनूप ढंड द्वारा पिछले सप्ताह स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के सरकार को दिए आदेश को महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। माननीय न्यायालय ने मिलावट को वैश्विक समस्या बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इसे रोकने और इस संबंध में बनाए कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाए जाने के सरकार को दिए आदेश खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले ये सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान की रक्षा व भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से ले। माननीय न्यायालय द्वारा लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिलने की जिम्मेदारी सरकार पर तय करने व सरकार को दिए आदेशों से कम ये तो तय है कि सरकार द्वारा बरते जाने वाले उपेक्षित रवैया एवं अपनी जिम्मेदारी से बचने के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने के लिए सरकार को प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। कारण भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले ये सरकार की जिम्मेदारी है। मिलावट को लेकर उच्च न्यायालय ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाने एवं अभियान लगातार चलाते रहने एवं कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश देते हुए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैंपल की जांच करें और हर 125 माह के अंत में न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दे। न्यायालय ने कहा कि व्यस्तता में आमजन को ये जानने के लिए बहुत कम समय मिलता है कि हर एक व्यक्ति जो रोज खा रहा है वह सुरक्षित है या नहीं। वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल बनाया गया था, लेकिन उसे अब तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। सरकार मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से ले ताकि जीवन बचाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्योहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए। अदालत ने मिलावट पर अंकुश लगाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी के साथ ही संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, सभी को माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना करनी होती है और राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस अनूप ढंड द्वारा लिया गया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकता है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किए हैं उन आदेशों की पालना में किसी प्रकार की शिथिलता न आ पाए, इसके लिए लापरवाही बरते जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है। सिंधी समाज ने माननीय ओम बिरला स्पीकर साहब KOSD राजीव दत्ता साहब का भव्य स्वागत किया गया। माल्यार्पण कर एवं शाल ओढ़ाकर वह भव्य मोमेंटो तो देकर माला पहनकर सिंधी समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। OSD राजीव दत्ता साहब ने और आश्वासन दिया कि सिंधी समाज के साथ माननीय ओम बिरला जी पूर्व समाज से परिचित है और ध्यान रखते आ रहे हैं, हम भविष्य में भी ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर संत कंवर राम धर्मशाला के अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी, भाजपा नेता एवं श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा, सिंधी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे एवं समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। हम भव्य स्वागत किया गया। पंजवानी एवं आहूजा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का हमेशा सिंधी समाज पर विशेष प्रेम रहा है तथा आपका भी हमेशा समाज के प्रति सहानुभूति रवैया रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिंधी समाज हमेशा आपकी सहयोग में तत्पर खड़ा मिलेगा। कस्बे के भगवान सत्यनारायण मंदिर में विराजित मां दुर्गा के गुप्त नवरात्रे के अवसर पर भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली।
कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण मंदिर में गुप्त नवरात्रे के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा करते हुए भक्तों व श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्तों व श्रद्धालुओं ने माता रानी रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए माता के दरबार में विभिन्न प्रकार के फूलों की माला चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हुए भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में जहां एक और भक्तजन शिव परिवार का अभिषेक करते नजर आए तो वहीं दूसरी और माता के भक्त भी अपनी बारी आने का इंतजार करते देखे गए। वहीं इस मौके पर महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखकर विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में शिव भजन मंडली के सौजन्य से कमला शर्मा, शिमला छिपा, गीता देवी राठौर, प्रमिला जायसवाल, कृष्णा टाक, सुनीता टेलर, निर्मला पारीक, श्यामा पारीक, मीना हल्दर, रेणु वैष्णव, वर्षा शर्मा, कमला शर्मा, मंजू देवी लक्ष्यकार, अदिति लक्ष्यकार, सोनू शर्मा, पवन छिपा सहित महिलाओं ने माता रानी के गीत गाकर वैष्णो देवी व मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। पंडित सियाराम उपाध्याय ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए भक्तों को प्रसाद वितरित किया। रविवार 7 जुलाई को खटीक समाज के गणमान्य पंचों की बैठक सकल 84 खटीक समाज मंदिर धानेश्वर में हुई। इस बैठक में सभी पंच महोदयों ने सर्वसम्मति से देवउठनी 11-12 नवंबर को तीर्थ स्थल धानेश्वर में खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन तय किया है। बैठक में शिवलाल डिडवानिया, शैलेंद्र डिडवानिया, रामस्वरूप चावला, कालू राम सोलंकी, नवीन चावला, प्रहलाद सामरिया, शकर सोलंकी, रामकिशन सोलंकी, एडवोकेट रोडू मल सोलंकी, पांचूलाल चंदेल, मोडूराम बुलीवाल, नानूराम बुलीवाल तथा और भी समाज जन उपस्थित हुए। इसी बैठक में समाज के गणमान्य बंधुओं ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए लगभग 4 लाख रुपए की सहयोग राशि भेंट की। सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष श्री हेमराज खटीक बच्चखेड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया। गीता भवन का 5 दिवसीय 11वां पाटोत्सव मंगलवार से प्रारंभ होगा। समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि पाटोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को सुबह अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के ब्रह्मचारी आचार्य हंस चैतन्य महाराज के सानिध्य में आयोजित सत्संग के साथ होगा। सत्संग का कार्यक्रम 13 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें रोजाना सुबह 8:30 से 9:30 तक ब्रह्मचारी हंस चैतन्य महाराज प्रवचन करेंगे। मंगलवार को ही रात्रि 8:30 बजे गीता भवन में सुंदरकांड का पाठ, 10 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, 11 जुलाई रात्रि 8:30 बजे शिवमहिम स्तोत्र व हनुमान चालीसा पाठ, 12 जुलाई रात्रि 8 बजे गीता का पारायण होंगे। 13 जुलाई को सुबह 8:30 बजे महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीश पुरी महाराज के सानिध्य में भव्य सत्संग, महाआरती, मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण एवं प्रसाद वितरण के साथ पाटोत्सव संपन्न होगा।